नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने सोमवार शाम को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता गुरनाम सिंह चड्डूनी ने कहा कि सरकार सोचती है कि हम थक जाएंगे और हार मान लेंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि किसानों के दिल्ली को सील करने से पहले सरकार हमसे बिना किसी शर्त के बातचीत करे। दिल्ली एनसीआर की टैक्सी यूनियन भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। यूनियन ने कहा है कि अगर 2 दिन के भीतर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो कैब, टैक्सी, ऑटो और ट्रक ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प मिले हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। पीएम ने कहा कि सरकारें कानून कायदे बनाती हैं, कुछ सवाल स्वाभाविक हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले सरकार का एक फैसला नहीं पसंद आता था तो विरोध होता था, मगर अब भ्रम फैलाया जा रहा है कि भविष्य में इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। किसान नेता जगमोहन सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी अपने ही मन की बात बोल रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पंजाब के किसान नहीं हैं, ये मजदूर हैं, गरीब हैं। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि हम जहाँ जहाँ हैं वहीं डटे रहेंगे। आज हम अपने मन की बात मोदी को सुनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के पास के राज्यों में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन को सही नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन अकारण ही है। सरकार के साथ बातचीत के बाद किसानों को सही जानकारी मिल जाएगी। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने किसान आंदोलन के खालिस्तान और माओवादी लिंक का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 23 नवंबर 2020 को ही नए कृषि कानूनों को अधिसूचित कर दिया है और इन्हें लागू कर रही है, लेकिन अब जब खालिस्तानी और माओवादी इसके विरोध में आगे आ गए हैं तो वे इसे दिल्ली को जलाने के अवसर के तौर पर देख रही है। ये कभी किसानों के बारे में नहीं है, केवल राजनीति है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने मोदी सरकार से 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। आरएलपी केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का घटक दल है। पार्टी ने कहा है अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो वह एनडीए का सहयोगी दल बने रहने पर पुनर्विचार करेगी। बता दें, आरएलपी और बीजेपी ने गत लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था, जिसके तहत भाजपा ने राज्य में 25 में से 1 सीट आरएलपी को दी थी। राजस्थान के नागौर सीट से बेनीवाल सांसद चुने गए और विधानसभा में आरएलपी के 3 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस संकट में किसानों के साथ खड़ा होना, 3 काले कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग करना राजनीति है तो हम इसके दोषी हैं। चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार 1 मिनट में पूरा विवाद सुलझा सकती है, बस किसानों से बिना शर्त बात करने को तैयार हो जाए, लेकिन केंद्र ने इसको अहम की लड़ाई बना लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सभी परिवारों को स्वास्थ्य साथी मेडिकल बीमा योजना के तहत शामिल करने का ऐलान किया है। इसके तहत 7.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, जिनकी सहायता से देश के करीब 1,500 निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत स्मार्ट कार्ड परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम बनेगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी को एक बार फिर निशाने पर लिया है। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इन एजेंसियों को भी वीरता दिखाने का एक मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए इन एजेंसियों को बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। हर बार गोली से काम नहीं चलता है। इसके साथ ही शिवसेना ने किसानों के साथ सरकार के व्यवहार को लेकर भी उन पर निशाना साधा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद के लिए लाए गए अध्यादेश पर यूपी सरकार से कहा है कि वो दोबारा विचार कर लें। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा है, जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मांतरण को ना तो खास मान्यता है व ना ही स्वीकार्यता। इस संबंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की ये मांग है। कर्नाटक के बेलगावी लोकसभा सीट में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और येदियुरप्पा सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि बीजेपी इस चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी
उन्होंने कहा कि हम किसी भी हिंदू समुदाय को पार्टी टिकट दे सकते हैं। कुरुबा, लिंगायत, वोक्किलिगा या ब्राह्मण समुदाय में से किसी को भी हम ये टिकट दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन बना रही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि वो अपनी कोविड-19 वैक्सीन के अमेरिका और यूरोप में क्लियरेंस के लिए अनुरोध करेगी। इस वैक्सीन के 94.1% तक प्रभावी होने का दावा किया गया है, जबकि गंभीर मामलों में ये वैक्सीन 100% तक प्रभावी है, ऐसा भी दावा किया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि साल 2021 के शुरुआती 2-4 महीनों में कोरोना से निपटने वाली वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल अगस्त के महीने तक 25 से 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। भारत में एक दिन में 38,772 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 94,31,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,37,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,46,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।